कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों। कल या इससे पूर्व की क्लास में हमने भूगोल एक विषय के रूप में की जानकारी प्राप्त की। उसी बिंदु को हम आगे बढ़ाते हुए अध्ययन कर रहे हैं और वो है भूगोल एक समाकलन विषय। भूगोल को हम समाकलन विषय क्यों कहते हैं या समाकलन विषय से क्या तात्पर्य है। समाकलन शब्द जिसे अंग्रेजी भाषा में लैटिन भाषा में इंटीग्रेटेड कहते हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत समावेश हो संपूर्णता की ओर, जिसमें एक ऐसा विषय जिसमें अन्य विषयों की जड़ें बहुत गहनता के साथ जुड़ी हुई हों, या यूं कह सकते हैं कि उन सब विषयों की जड़ें भूगोल से हैं। एक ऐसा विषय जिसमें से अन्य विषय निकल करके जितने भी हम सामाजिक विज्ञान के विषय आज कहते हैं, उन सभी विषयों का विकास भूगोल से हुआ माना गया है। चाहे हमारा राजनीतिक भूगोल हो, जिसे हम आज राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, आर्थिक भूगोल जिसे हम आज अर्थशास्त्र कहते हैं, जैव भूगोल जिसे हम आज जैव विज्ञान कहते हैं, कृषि भूगोल जिसे हम कृषि विज्ञान कहते हैं, ये इसके समकक्ष अन्य बहुत सारे विषय हैं। इन सब की जड़ें भूगोल से हैं, इसलिए हम इसको एक समाकलन विषय कहते हैं कि जितने भी अन्य जो विषय हैं सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए, वो सारे विषय पूर्व में भूगोल में थे। जब विस्तृत रूप से इनका अध्ययन की आवश्यकता पड़ी या महसूस हुई, तो इनको एक अलग विषय के रूप में निकाल लिया गया या इनको अलग विषय के रूप में पहचान दी गई, जिससे आज हमारा जो एक आर्ट्स का स्ट्रीम है, कला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत अनेक विषयों का हम अध्ययन करते हैं, जो आप अपनी रुचि के अनुसार इनको चुनाव करते हैं। इसलिए हम भूगोल को एक समाकलन विषय कहते हैं। यहाँ से अनेकों बार प्रश्न है जो बने हैं या बनते रहे हैं कि भूगोल को एक समाकलन विषय क्यों कहते हैं। इसका सीधा सा और सरल सा उत्तर है कि भूगोल की जड़ें या भूगोल के अंतर्गत, या यूं कह सकते हैं कि भूगोल एक जड़ और तनारूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर अनेक जो शाखाएं हैं वो अन्य विषयों के रूप में उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल एक तना है, ये जड़ है, और जो तना के ऊपर अनेक शाखाएं एक वृक्ष के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं, और उन शाखाओं पर जो टहनियाँ, फल और फूल, पत्तियाँ आदि नज़र आती हैं, ये सब या उसी भूगोल उस वृक्ष रूपी विषय के रूप में जाना जा रहा है। इसलिए हम इसको एक समाकलन विषय कहते हैं। भूगोल के अध्ययन के तरीके या इसके उपागम, या यूं कह सकते हैं कि भूगोल का अध्ययन, और जब हमने पहचान लिया, समझ लिया कि भूगोल एक विषय के रूप में पहचान बना चुका है, जिसे आज हम एक बहुत ही रुचिकर विषय के रूप में अध्ययन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा ये विषय है। इसकी भूगोल के अध्ययन को किस प्रकार से किया जाए, तो इसकी एक विधियां हैं। भूगोल विषय अध्ययन के उपागम से हम अप्रोच कहते हैं, और भूगोल विषय के दो विधियां हैं, दो उपागम हैं।
एक क्रमबद्ध उपागम। दूसरा होता है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। दूसरा होता है प्रादेशिक जिसे कहते हैं रीजनल अप्रोच। ये भूगोल के अध्ययन की दोनों ही विधियां या दोनों ही उपागम अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी कमोबेश नहीं है, बशर्ते पढ़ने के लिए कौन सा तरीका हम लोग अच्छे से अपना सकते हैं या जिसके माध्यम से हम भूगोल के अध्ययन को अच्छे से और व्यापक बना सकते हैं, वो निर्भर करता है हमारे ऊपर। अगर हम बात करें कि क्रमबद्ध उपागम क्या है, किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना। जब ऐसा करते हैं हम लोग तो उसकी सफलता की जो संभावना होती है वो अधिक हो जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि 100% सफलता की गारंटी देता है ये उपागम है। जो इस उपागम को तैयार करने का जो कार्य किया है एक ये फ्रांसीसी विद्वान हैं जिनका नाम है ये विद्वान हैं जिन्होंने क्रमबद्ध उपागम निर्मित किया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्रमबद्ध अध्ययन की जो विधि है, सिस्टमेटिक जो अप्रोच है, उसको निर्मित किया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इनका जो जीवन काल है वो रहा है 1769 से लेकर के 1859 तक, यानी लगभग 90 साल का जीवन काल रहा है। और इस जीवन काल में इन्होंने भूगोल के विकास में अनेक ग्रंथ लिखे और अपना योगदान दिया। और इन्होंने क्रमबद्ध उपागम का आविष्कार किया है। क्रमबद्ध उपागम क्या होता है? क्रमशः किसी भी बिंदु को हम क्रमवाइज अध्ययन लेना। हमारे बुक्स के अंतर्गत लेसन्स होते हैं क्रमशः 1 2 3 4, और उनके अंतर्गत सरलता से जटिलता की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से भूगोल के अध्ययन के लिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध उपागम को निर्मित किया। इसके अंतर्गत अध्ययन का जो विषय होता है या टॉपिक होता है वो एक होता है, जबकि जो क्षेत्र होते हैं अध्ययन के वो क्षेत्र भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत विषय एक होता है और क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जलवायु का अध्ययन हमें करना है। अब जलवायु के अंतर्गत हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो जलवायु हमारा टॉपिक है, अध्ययन का विषय है। जबकि क्षेत्र हो गए, जैसे हम देखते हैं भारत की जलवायु, उसके बाद में पढ़ लें हम चीन की जलवायु, उसके बाद में पढ़ लें हम USA अमेरिका की जलवायु, उसके बाद में पढ़े हम रूस की जलवायु। तो अध्ययन का विषय इसके अंतर्गत एक होता है और क्षेत्र होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि प्रादेशिक जो उपागम होता है वो इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसके अंतर्गत जैसे हमने देखा क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत अध्ययन का विषय एक, क्षेत्र भिन्न, ये इसका विपरीत होता है। इसके अंतर्गत क्षेत्र एक होता है, अध्ययन के विषय भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे क्षेत्र लिया हमने भारत, अब अध्ययन के विषय जैसे हमारा खंड ब है, उसके अंतर्गत देखेंगे कि भारत की
पहले के अंतर्गत स्थिति वगैरह पढ़ेंगे, दूसरे के अंदर जैसे अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तीसरे के बारे में भारत की वनस्पति पढ़ेंगे, फिर भारत की जलवायु पढ़ेंगे, भारत के खनिज पढ़ेंगे, भारत की मृदाएं पढ़ेंगे। तो क्षेत्र तो भारत है, लेकिन अध्ययन के विषय बदलते जा रहे हैं। तो इस आधार पर प्रादेशिक उपागम का निर्माण किया गया है। प्रादेशिक जो उपागम है, इसको निर्मित करने वाले विद्वान जो हैं कार्ल रिटर, फ्रांसीसी विद्वान हैं कार्ल रिटर। इनका जो जीवन काल रहा है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट से 10 साल बाद में जन्म लिए हैं इन्होंने। ये हैं वॉन के समकालीन ही। इनका जन्म हुआ 1779 में और मृत्यु दोनों की एक ही वर्ष में होती है, 1859 में। ये कार्ल रिटर का जीवन काल रहता है, लगभग 10 साल कम इनका जीवन काल रहता है रिटर का वॉन हम्बोल्ट की तुलना में। तो इन दोनों विद्वानों का है जो भूगोल के अध्ययन के जो उपागम हैं उनमें योगदान रहा है। आज विश्व स्तर पर दोनों विधियों के माध्यम से हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। ये तो थी इसकी विधियाँ। इसके बाद में हम भूगोल की शाखाएं, हमने प्रारंभ में जब भूगोल का परिचय ले रहे थे उस समय भूगोल की शाखाओं के रूप में हमने 2 शाखाएं पढ़ी थी प्रारंभ में। एक भौतिक भूगोल, इस चीज को हम वापस से रिवाइज करते हैं एक बार। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने प्रारंभिक क्लास के अंतर्गत भूगोल के परिचय में हम इन 2 चीज़ों के बारे में देखा था कि भौतिक भूगोल जिसके जो जनक हैं वो पोसिडोनियस हैं, यूनानी विद्वान, और मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल रहे हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पक्षों को महत्वपूर्ण माना है, अर्थात प्रकृति प्रदत्त तथ्यों का इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानवीय और जो मानव के द्वारा रचित सांस्कृतिक जो जीवन है उसका अध्ययन करते हैं या मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं धरातल के साथ में है। जो भौतिक भूगोल इसकी उपशाखाएं हैं। इसकी उपशाखाओं के रूप में वर्तमान के अंतर्गत 14 उपशाखाएं इसकी, जिसमें हम मृदा विज्ञान, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जलवायु विज्ञान जैसे इसकी शाखाएं हैं। साथ में ही जो मानव भूगोल है इसकी भी 15 उपशाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, व्यापार भूगोल है, परिवहन भूगोल है, आवास भूगोल है, जिसका कि अध्ययन हम आने वाले समय में आगे करते रहेंगे। तो ये इसकी शाखाएं हैं। जैसे टोटल मिलाकर के दोनों के अंतर्गत 29 और वर्तमान समय के अंतर्गत एक शाखा जिसको आज हम लोग खगोल के क्षेत्र से जुड़ी हुई मानते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS जिसको कहते हैं, इसको भी मानव भूगोल का आज एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में समावेश कर लिया गया है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम मुख्यतः जो यहाँ पर 4 पार्ट इसके पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अंतर्गत, जिसमें पूर्व में मैंने इसका अध्ययन किया कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। और मानव भूगोल का अध्ययन तो हम अगली क्लास के अंतर्गत कर पाएंगे। तो भौतिक भूगोल, इसकी शाखाएं, उपशाखाएं, इनका अध्ययन हमने समय के साथ में आगे करते रहेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं मृदा भूगोल।
मृदा भूगोल के रूप में हमारे 2 लेसन्स इसके अंतर्गत आप विश्व की प्रमुख मृदाएं पढ़ेंगे और भारत की मृदाओं का भी अध्ययन करेंगे। तो मृदा भूगोल के अंतर्गत मृदा क्या है, मृदा का निर्माण कैसे होता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। अलग अलग प्रकार की मृदा की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, वो क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसका अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। इसके अगली शाखा के रूप में देखते हैं हम लोग वनस्पति भूगोल। जिसमें हम विश्व की वनस्पति का अध्ययन करेंगे और जलवायु के साथ उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, साथ में भारत के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति का अध्ययन भी करेंगे। ये वनस्पति भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो पहला लेसन हमारा आगे आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उनका एक छोटा या यूँ कह सकते हैं सारांशिक परिचय है एक प्रकार से, कि आगे आने वाले लेसन के अंतर्गत जितने भी हमने यहाँ पर बिंदु पढ़े हैं या जो भी नाम लिए हैं, इनका कहीं न कहीं आगे आने वाले पाठों में या अध्यायों के अंतर्गत नाम अवश्य आएगा। तब हमें वहाँ से देखना, जोड़ना पड़ेगा कि पहले लेसन से कि ये किससे जुड़े हुए थे। वनस्पति भूगोल इसके बाद में देखते हैं हम लोग है जो जलवायु भूगोल, जिसमें हम लोग तापमान, वर्षा, वायुदाब और उसकी पेटियाँ, तापमान का संचरण और सौर ताप बजट, इनका अध्ययन हम लोग जलवायु भूगोल के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद में अगले इसकी शाखा के रूप में देखते हैं हम महासागरीय भूगोल, इसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। महासागरीय भूगोल के अंतर्गत हम लोग महासागरों, उनका वितरण, उनका निर्माण, जलचक्र, जलराशियाँ, जलीय तापमान और जल के अंदर पाए जाने वाले उच्चावच और जलीय अगाध तली के अंतर्गत पाए जाने वाले संसाधनीय खनिज आदि का अध्ययन हम लोग महासागरीय भूगोल के अंतर्गत या महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। इसके अंत में हम लोग लेते हैं कि भूगोल है क्या। वैसे हमने प्रारंभ में भी इसके बारे में अध्ययन किया कि भूगोल को लेकर के हार्टसॉन नामक विद्वान ने एक अपनी परिभाषा दी है कि भूगोल क्या है। वैसे तो हमने जब भूगोल का परिचय ले रहा था उस समय हमने केवल भूगोल जो 2 शब्दों से मिलकर के बना था, भू प्लस गोल, अर्थात पृथ्वी की आकृति जो गोलाकार है, उसको लेकर के भी इसके बारे में जाना, लेकिन वो केवल प्रारंभिक शब्द और उसका केवल अर्थ था। अगर विस्तृत रूप में हम लेते हैं तो भूगोल क्या है, इसके लिए हार्टसॉन नामक विद्वान ने अपने लेसन के अंत में एक लाइन के अंतर्गत इसको परिभाषित किया है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें धरातल पर मानवीय पक्षों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। ये भूगोल को हार्टसॉन ने परिभाषित करते हुए भूगोल के महत्व और उसकी को परिभाषित किया है। तो लेसन पहला जो था अपना वो एक प्रारंभिक परिचय के रूप में था। लेसन नंबर दूसरे से, क्योंकि ये एक तो व्यवहारिक भूगोल होता है और एक
सैद्धांतिक भूगोल होता है। तो सैद्धांतिक भूगोल का पक्ष होने की वजह से कुछ इस प्रकार की तत्व और इस प्रकार के इसके अंदर शब्दांश थे जिसमें हो सकता है कि विद्यार्थियों की आपकी रुचि कम रही हो, लेकिन सेकंड नंबर जो लेसन आ रहा है उससे भूगोल के आपको बहुत अच्छे से समझ विकसित होगी, क्योंकि ये सैद्धांतिक लेसन था ये। अब एक आएगा व्यवहारिक, जो हमें देखने को मिलता है, हमारे आसपास के परिक्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं, वो हमें बहुत अच्छे से याद होंगी और समझ आएगी आपको। तो आप अपनी समझ और भूगोल के साथ लगातार जुड़े रहें, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और लेसन नंबर 2 को हम जो पृथ्वी के बारे में जानेंगे उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।